नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रथम प्रश्न पत्र के सैयद वंश पर अपना व्याख्यान दूंगी। कहते हैं, तुगलक वंश की समाप्ति के बाद खिज्र खां के दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के साथ ही एक नए राजवंश की शुरुआत होती है, जिसे सैयद वंश कहा गया। इस राजवंश ने दिल्ली पर लगभग कहते हैं 37 वर्ष तक शासन किया, लेकिन किसी भी शासक ने कोई उल्लेखनीय सफलता प्राप्त नहीं की। सैयद वंश का पहला शासक था खिज्र खां, जिसका शासनकाल है 1414 से 1421 ईस्वी तक। इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में अगर हम जानना चाहें तो कह सकते हैं कि खिज्र खां को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज बतलाया जाता है। वह मलिक सुलेमान का पुत्र था और उसके जो पूर्वज थे वो अरब से आकर भारत में बस गए थे। फिरोज के शासनकाल में उसे मुल्तान का सूबेदार नियुक्त किया गया था। 1396 ईस्वी में सारंग खां ने उसको बंदी बनाया था, परंतु वह किसी प्रकार से उसकी निगरानी से बच निकला और तैमूर की सेवा में जा पहुंचा था। भारत से लौटते समय तैमूर ने उसे अपना प्रतिनिधि बनाया और मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर का सूबेदार भी नियुक्त किया। खिज्र खां ने कुछ वर्ष अपनी शक्ति को संगठित करने में लगाए और 1414 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर उसने अधिकार किया, परंतु उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की और अपने आप को रयाते आला ही कहा जाता है कि उसने तैमूर के उत्तराधिकारी शाहरुख की अधीनता स्वीकार कर ली थी और उसके प्रतिनिधि के रूप में शासन करने का बहाना किया था। अगर हम उसके द्वारा किए गए जो कार्यों की समीक्षा करें तो ये कह सकते हैं कि खिज्र खां के सुल्तान बन जाने से पंजाब, सिंध और उत्तर प्रदेश का बहुत सा क्षेत्र पुनः दिल्ली सल्तनत के सीधे शासन के अंतर्गत आ गया था। उसने इटावा, कटेहर, कन्नौज, पटियाली आदि क्षेत्रों को पुनः जीतने का प्रयास किया, परंतु उसे स्थायी सफलता नहीं मिल सकी थी। इन क्षेत्रों से राजस्व वसूल करने के लिए उसे प्रतिवर्ष सैनिक अभियान करने पड़ते थे। इस काम में उसे अपने वजीर ताजुल मुल्क से पर्याप्त सहयोग मिलता रहा था। पंजाब में भी विद्रोह उठ खड़े हुए थे। एक तरफ तो तुगन रईस के नेतृत्व में तुर्क बच्चों ने सरकार को काफी तंग किया था, तो दूसरी तरफ खोखरों ने भी लूटमार शुरू कर दी थी, परंतु खिज्र खां पंजाब के इन उपद्रवकारियों को दबाने में सफल रहा। गुजरात और जौनपुर के नव स्थापित मुस्लिम राज्यों से भी दिल्ली सल्तनत को खतरा बना रहा था। जब 1416 ईस्वी में गुजरात के शाह ने नागौर की तरफ कूच किया था, तो खिज्र खां भी सेना सहित नागौर की तरफ बढ़ा था, परंतु उसके पहुंचने के पूर्व ही गुजरात का शाह वापस लौट गया था। 1416 ईस्वी में ही खिज्र खां को बदायूं के सूबेदार महाबत खां के विद्रोह का भी सामना करना पड़ा था। खिज्र खां ने 6 महीने तक बदायूं को घेरा, परंतु उसे सफलता नहीं मिली क्योंकि उसके कुछ अमीर विद्रोहियों से मिल गए थे। अतः वह घेरा उठाकर वापस आ गया था। वापसी में उसने उन सभी अमीरों को जिन पर उसका संदेह था, उसने भोजन पर आमंत्रित किया और फिर उन सब अमीरों को मरवा दिया। इसी समय पंजाब में एक छलिया ने अपने आप को सारंग खां घोषित कर उपद्रव मचाना शुरू कर दिया था, परंतु उसका शीघ्र ही दमन कर दिया गया था। 1421 ईस्वी में खिज्र खां ने मेवात के विद्रोहियों की तरफ कूच किया और उनका दमन कर ग्वालियर होता हुआ इटावा पहुंचा। इटावा से दिल्ली आते समय 20 मई 1421 ईस्वी को मार्ग में उसका देहांत हो गया। फरिश्ता का कहना है कि वह एक न्यायप्रिय और उदार शासक है, परंतु उसमें उतनी योग्यता और शक्ति नहीं थी कि वह दिल्ली सल्तनत को संकट की स्थिति से उभार पाता। अब खिज्र खां के उत्तराधिकारियों में हम देखते हैं कि उसने अपनी मृत्यु से पूर्व अपने पुत्र मुबारक खां, जो कि 1421 से 1434 ईस्वी तक का इसका समय है, अपना उत्तराधिकारी उसने घोषित किया था। इसने मुबारक शाह की उपाधि के साथ शासन किया और उसे भी अपने शासनकाल में राज्य के विभिन्न भागों में उपद्रवों और विद्रोहों का दमन करने के लिए निरंतर सैनिक अभियान करने पड़े थे। उसने समरकंद से नाता तोड़कर दिल्ली सल्तनत की स्वतंत्रता को पुनः स्थापित किया था। उसने अमीरों की शक्ति को नियंत्रण में रखने का प्रयास किया और उन्हें प्राय एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वह स्थानांतरित करता रहता था, ताकि उनमें विद्रोह की भावना पनप ना सके। पंजाब के खोखरों ने
जसरथ के नेतृत्व में उसकी सरकार को अत्यधिक परेशान किया था, परंतु मुबारक शाह उनका दमन करने में सफल रहा था। 1433 ईस्वी में काबुल के शेख अली ने आक्रमण कर पंजाब, मुल्तान, दीपालपुर के सूबों में लूट मारकर अव्यवस्था फैला दी थी। मुबारक शाह ने इन क्षेत्रों में पुनः शांति और व्यवस्था कायम की थी। मुबारक शाह को जौनपुर और मालवा के मुस्लिम शासकों से भी संघर्ष करना पड़ा था, क्योंकि ये दोनों पड़ोसी शासक दिल्ली सल्तनत के क्षेत्रों को हड़प कर अपने अपने राज्यों की सीमाओं को बढ़ाना चाहते थे। 19 फरवरी 1434 ईस्वी में वजीर सरवर उल मुल्क के नेतृत्व में कुछ हिंदू और मुस्लिम सरदारों ने मुबारक शाह को खत्म करने का षड्यंत्र रचा था और अचानक घात लगाकर उन्होंने सुल्तान को मार डाला था। कहा जाता है कि सुल्तान ने वजीर से राजस्व संबंधी अधिकार छीन लिए थे, जिसकी वजह से वजीर रुष्ट हो गया था, गुस्सा हो गया था और उसने उसकी हत्या का षड्यंत्र रच डाला। मुबारक शाह की मृत्यु के पश्चात वजीर ने मोहम्मद शाह को, जिसका शासनकाल है 1434 से 45 ईस्वी, को सिंहासन पर बैठाया, परंतु सारी सत्ता उसने अपने हाथ में ही रखने का निश्चय किया। उसने अपने लिए खाने जहां की उपाधि भी प्राप्त की। राज्य के सभी महत्वपूर्ण पदों पर वजीर ने अपने समर्थकों को नियुक्त करवाया, जिनमें कुछ हिंदू भी थे। वजीर की इच्छा सुल्तान को अपदस्थ करने की भी थी, परंतु खिज्र खां के प्रति स्वामी भक्त सरदार कमाल उल मुल्क ने सुल्तान को सावधान कर दिया और फिर दोनों ने मिलकर वजीर सरवर उल मुल्क को धोखे से मरवा दिया। इसके बाद कमाल उल मुल्क को इसने मोहम्मद शाह ने नया वजीर बनाया। उसके समर्थकों को महत्वपूर्ण पद दिए, परंतु नया वजीर अधिक योग्य सिद्ध नहीं हुआ। चारों ओर उपद्रव उठने लगे। उधर जौनपुर के शासक इब्राहिम शर्की ने सल्तनत पर आक्रमण कर पूर्वी भाग के कई परगनों पर भी अधिकार किया था। मालवा के सुल्तान महमूद ने भी धावा बोल दिया, जिसे लाहौर और सरहिंद के सूबेदार बहलोल लोदी की सहायता से विफल किया गया था। मोहम्मद शाह ने बहलोल को खाने जहां की उपाधि से विभूषित किया था। अब कहते हैं कि जब बहलोल लोदी को इतना सिर पर चढ़ा लिया गया, इतनी उसको खाने जहां की उपाधि दे दी गई, उसकी सहायता से सरहिंद के सूबेदार बहलोल लोदी जो था उसने कई विद्रोहों को दबाया, तो उसकी महत्वाकांक्षा भी जाग उठी थी। खोखरों के नेता जसरथ ने उसको दिल्ली हस्तगत करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। 1443 ईस्वी में बहलोल ने दिल्ली हस्तगत करने का प्रयास किया था, किंतु उसे सफलता नहीं मिली थी। अब बहलोल ने क्या किया, अपनी सैनिक शक्ति बढ़ानी शुरू करी और सीमा पार के अफगानों को सेना में भर्ती करने वो लग गया था। इसी संकटपूर्ण परिस्थिति में 1445 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई थी। मोहम्मद शाह के बाद अमीरों ने उसके पुत्र को अलाउद्दीन आलम शाह के नाम से सिंहासन पर बैठाया। इसका शासनकाल है 1445 से 51 ईस्वी तक। नया सुल्तान अपने पिता से भी अधिक अयोग्य निकला। वह अपने वजीर हमीद खां से लड़ झगड़ कर बदायूं चला गया और वो स्थायी रूप से वहीं रहने लगा था। ऐसी स्थिति में बहलोल ने पुनः दिल्ली पर धावा मारा, परंतु वजीर ने उसे फिर खदेड़ दिया। उसके बाद वजीर ने उसे दिल्ली आने और शासन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया था। बहलोल ने अवसर मिलते ही वजीर हमीद खां को मरवा डाला और सुल्तान अलाउद्दीन से दिल्ली आने की प्रार्थना की थी, परंतु आराम पसंद सुल्तान ने क्या उत्तर भिजवाया कि मैं अपनी बदायूं की जागीर से ही संतुष्ट हूं और दिल्ली का जो शासन है और जो उसकी शासन सत्ता है मैं आपको सौंपता हूं। इस पर 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल ने अपने आप को सुल्तान घोषित किया। उसके सुल्तान बनने पर एक नए राजवंश लोधी वंश का शासन शुरू हुआ। तो अब हम नेक्स्ट उसमें लोधी वंश के शासकों पर अपना व्याख्यान दूंगी या अपन चर्चा करेंगे। धन्यवाद।